हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने हाउस प्रॉपर्टी की सीरीज़ शुरू करी है और उसमें 4 वीडियोस अब तक कवर कर लिए हैं, जिसमें से हमने क्या सीख लिया है। अभी हाल फिलहाल हमने कहीं ना कहीं फॉर्मेट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ों पर हमने काम करना ख़त्म कर दिया। मतलब हमने जीएवी निकालना सीख लिया, हमने म्यूनिसिपल टैक्स की टैक्स ट्रीटमेंट सीख ली। एनईवी तो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद हमने 24A की डिडक्शन कैसे घटाई जाती है, कितनी घटाई जाती है वो देखा। फिर हमने 24B की जो डिडक्शन है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली हुई थी, शायद आपने वो वीडियो भी देखी होगी। एंड देन कहीं ना कहीं हमारा जो फॉर्मेट था वो एक तरीके से कंप्लीट हो गया। लेकिन आज हम क्या सीखने वाले हैं उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इम्पॉर्टेंट यूँ मत समझना कि बस उतना ही काम का था, नहीं। ये जो अब मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो एक बेसिक था आपका, लेकिन अब एडवांस जो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर बचता है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस अगर मैं यहाँ लिखूँ तो अब हम डिफरेंट केसेस के ऊपर बात करेंगे। किस चीज़ के डिफरेंट केसेस? डिफरेंट केसेस ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग केसेस। यानी आपको मैं यहाँ पे कुछ केसेस दिखाऊंगा जिनमें आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी आती है नॉर्मली, जनरली कैसे? MFS एक्चुअल रेंट, हायर लोअर हायर, ये बेसिक फंडा है, आपको पता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ केस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक घर है, ठीक है, जस्ट एज्यूम कि आपके पास एक घर है और आपने इसे किराए पर दे रखा है पूरे साल के लिए। आपने इसे लेट आउट किराए पर दिया हुआ है, लेट आउट लिखा है मैंने। तो ऐसे केस में एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो हमें देखना है। या फिर एक और केस बनता है कि मान लीजिए आपके पास ये घर है और आपने कुछ महीने के लिए लेट आउट पर दिया और बाद में घर जो है वो खाली हो गया, यानी जो आपका किराएदार था वो चला गया और फिर कोई और आया भी नहीं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आती है आपके क्वेश्चन के अंदर तो एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। पहला केस समझ में आया कि पूरे साल के लिए लेट आउट है। दूसरे केस में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला, क्या कि कुछ समय के लिए लेट आउट है एंड देन कुछ समय के लिए वेकेंट है। अभी कुछ समय 11 महीने, 1 महीने भी हो सकता है, मतलब 11 महीने किराए पर है और 1 महीने वेकेंट है। या उल्टा भी हो सकता है कि पहले वेकेंट था और फिर लेट आउट हुआ, ठीक। लेकिन एक प्रीवियस ईयर में क्या स्थिति थी वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक और केस आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि आपके पास कोई घर है और उस पर आप खुद रह रहे हो, यानी वो आपने खुद से सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में एनुअल वैल्यू क्या होगी? और अगर आपको याद हो कि जब मैंने पहले दिन आपको सेक्शन 22 बताया था, चार्जिंग सेक्शन, तो वहाँ पे एक डाउट क्रिएट हुआ था हमारा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में भी हाउस प्रॉपर्टी का हेड ओपन होता है। अब क्यों ओपन होता है वो डाउट इस वाले पॉइंट पे आके आज आपका क्लियर होगा, ठीक। इसके बाद एक केस और मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो कुछ पार्ट उसका लेट आउट है। मान लीजिए ऊपर वाला पोर्शन आपने किराए पर दिया हुआ है और नीचे आप खुद रह रहे हो, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन किराए पर है, ये नीचे वाला पार्ट खुद है। मान लीजिए 50% पोर्शन आपने किराए पर दिया हुआ है, 50% पोर्शन पर आप खुद रहते हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है, ऊपर आप रह रहे हैं, नीचे किराए पर दिया हुआ है। या फिर एरिया जो है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए 30% पर आप खुद रह रहे हैं, 70% आपने किराए पर चढ़ाया हुआ है। या साइड में कॉर्नर पर आप रह रहे हैं, बाकी पूरा मकान जो है किराए पर दिया हुआ है। कई अलग अलग सिचुएशन बन सकती हैं इसी केस के अंदर। तो कितने केस हो गए? 1 2 3 4 केस हो गए। एक और केस मेरे सामने आएगा यहाँ पे कि भाई हमारे पास मान लीजिए घर है और हमने किराए पर दिया हुआ है, कुछ महीने के लिए किराए पर दिया हुआ था। बाद में वो किराएदार को हमने बोला भाई अब आप जाओ, या फिर वो खुद ही चला गया, जो भी रहा हो केस। फिर बाद में हम खुद रहने लग गए, ठीक। एक केस यहाँ पे ये भी आया था कि पहले किराए पर दिया हुआ था और फिर वो खाली रहा। यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है और ना कोई दूसरा किराएदार, लेकिन ये और ये दोनों अलग हैं। इसमें क्या है, हम यहाँ पे हमने खुद से यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक। तो ये आगे पीछे भी हो सकता है कि भाई पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा हो, फिर आपने कहीं और शिफ्ट कर लिया हो, फिर वो मकान आपने किराए पर दे दिया हो। तो ड्यूरिंग द ईयर ऐसी सिचुएशन हुई है, ड्यूरिंग द ईयर ये सिचुएशन है। अच्छा, ये ड्यूरिंग द ईयर ये दोनों भी आपस में अलग हैं। पूरे 12 महीने ऊपर वाला जो कमरा है या फिर ऊपर वाला जो एरिया है वो किराए पर रहा, और पूरे 12 महीने ही आप पूरे सेल्फ ऑक्यूपाइड नीचे आपने खुद से यूज़ किया है घर को, ठीक। तो अलग अलग सिनेरियो आपके सामने आ रहे हैं। मैंने 1 2 3 4 5 केस बता दिए। एक केस और रहता है लेकिन वो मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊँगा, उसे मैं बाद में बताऊँगा। और इन केसेस को यहाँ पर हम लिख के, यहाँ पे मैंने लिख के रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू कुछ भी बोलें, ग्रॉस जीएवी एंड एनएवी कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पे हालांकि 7 केसेस हैं। मैं आपको
6 केस करवाऊंगा टोटल। ठीक है, 7 में से आपके सिलेबस में जो 6 ही केस आते हैं तो 6 केस मैं करवाऊंगा, और जो 6 मैंने अभी लिखा नहीं है, मैंने कितने लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो 6 वाला मैं आपको थोड़ा बाद में करवाऊंगा। तो इनको फटाफट से एक बार मैच कर लेते हैं कि जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ड्रॉ किया है, क्या ये उनसे मिलते जुलते हैं। तो पहला वाला केस, व्हेन एचपी लेट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, थ्रू आउट का मतलब होता है फुल ईयर, जब एचपी पूरे साल के लिए प्रीवियस ईयर में लेट आउट हो, तो ये वाला केस है। तो एनुअल वैल्यू कैसे आएगी वो हम देखेंगे। व्हेन एचपी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड इज वेकेंट फॉर बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ समय के लिए लेट आउट है और कुछ बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वेकेंट है, तो क्या होगा। व्हेन एचपी सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर अनऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जब आपने खुद से उसे ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो क्या होगा। व्हेन एचपी इज हाउस प्रॉपर्टी, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज पार्शली, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कुछ पोर्शन लेट आउट एंड कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। व्हेन एचपी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कुछ समय के लिए, ईयर के कुछ समय के लिए लेट आउट है और कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इन सभी चीज़ों में कैसे एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो हमें सीखना है। तो अभी मैं आपको पहला केस बताता हूँ। पहले केस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से, केस नंबर 1, हेडिंग लगी हुई है वही सेम, यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है, कहता है कि जीएवी कैसे कैलकुलेट होगा। तो जीएवी शैल बी कंप्यूटेड इन अ नॉर्मल मैनर एज वी हैव डन अबव, जीएवी वैसे ही नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट होगा जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। क्या करते हुए आए हैं, एम एफ एस एक्चुअल रेंट, ये सीक्वेंस लगानी है, एंड देन हायर लोअर हायर। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप जरा फटाफट से इसका एनएवी कैलकुलेट कर दो। इसमें एनएवी मांग रहा है, एनएवी याद आ रहा है आपको कहाँ पर क्या चीज़ होती है। एनएवी का मतलब होता है क्या था एनएवी, जीएवी निकाला, म्यूनिसिपल टैक्स घटाया, एनईवी आ जाएगा। उसके बाद 24A 24B घटता है तो एचपी इनकम आ जाता है। यहाँ पे एचपी इनकम नहीं, आपसे सिर्फ और सिर्फ नेट एनुअल वैल्यू मांगने डिमांड कर रहा है ये क्वेश्चन। तो फटाफट आप खुद से एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो आराम से और देखो कि आप निकाल पाते हैं एनईवी नहीं, और फिर मैं करूँगा इसको पॉज करके, आप इसे करो और मैं भी करता हूँ फिर इसे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, नहीं करा तो आप देखो फिर मैं कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं, और मैं केस नंबर 1 है या नहीं वो भी आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोलता है मिस्टर आलोक नाथ हैज़ 2 BHK लग्जरी MIG फ्लैट विच इज़ लेट आउट, जो उन्होंने किराए पर दिया हुआ है 33,000 रुपये पर मंथ पर। म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे साल की गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ पूरे साल का, फेयर रेंट दिया हुआ पूरे साल का, म्यूनिसिपल टैक्स 10% है पूरे साल का, 10% किसका, ऑफ विच म्यूनिसिपल वैल्यू का, बिल्कुल सही। विच इज़ पेड, जो कि पेड हो जाता है बाय द ऑनर, ऑनर द्वारा पेड किया जाता है कब, 31 मार्च 2019। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है 18-19 वाला, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, यानी इन्होंने लास्ट डेट को अपना म्यूनिसिपल टैक्स जो है पेड कर दिया और ऑनर ने पेड करा, तो यानी घटाने को अलाउ किया जाएगा। कैलकुलेट एनईवी एज्यूमिंग दैट द प्रॉपर्टी इज लेट थ्रू आउट द ईयर, यानी उस साल पूरे साल भर क्या रहा, प्रॉपर्टी किराए पर रही है, साफ बोल दिया है। ठीक, और नहीं भी बोला होता तो, क्योंकि किराए पर दिया हुआ और कुछ बोला नहीं है, कोई किराएदार गया नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल नॉर्मल केस है, पहला वाला केस है, मतलब ये वाला केस है, पूरे साल भर के लिए किराए पर है। तो फटाफट से इसके लिए हम बना लेते हैं एक फॉर्मेट। लो जी, मैंने यहाँ पे बना लिया है फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर वही आप ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनएवी निकाल रहे हैं तो एनएवी, या नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किस साल के लिए, किस असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 1920, तो 1920 यस, क्योंकि प्रीवियस ईयर 18-19 है हमारा। ठीक, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहता है कैसे था, एम एफ हायर ले लिया, जो हायर आया उसको एस आर से कंपेयर करके लोअर, एंड एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके हायर विल बी द जीएवी, एंड देन म्यूनिसिपल टैक्स घटेगा, एनईवी आ जाएगा, 24A 24B घटाकर एचपी इनकम आ जाएगी। इतना ही था, ठीक है। हमें 24A 24B पर अभी जाना नहीं है। 24A कितना होता है, 30% होता है, आपको पता होना चाहिए। 30% किसका, एनईवी का। और 24B तब घटता है जब अगर आपने लोन वगैरह लिया हो, तो लोन की इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। फटाफट से वैल्यू भर देते हैं इनमें। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे साल की 3 लाख थी, तो यहाँ पे हम फटाफट से 3 लाख रुपये लिख देते हैं। देखो मैंने कई जगहों पे शॉर्टकट, कई जगहों पे क्या पूरी जगहों पे ही शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, तो आप लोग ऐसा ना करें एग्जाम्स के अंदर। स्टैंडर्ड रेंट नहीं, हमें चाहिए फेयर रेंट। फेयर रेंट दिया हुआ आपको 3,60,000 का, 3,60,000। अब हमें विच आवर इज हायर चाहिए, इसमें से 3,60,000 हायर। एंड एस आर देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे एस आर दिया हुआ 3,36,000 आपको दिया हुआ है। विच आवर इज लोअर हमें यहाँ पे चाहिए, तो विच आवर इज लोअर 3,36,000। एंड एक्चुअल रेंट कहीं पे दिया हुआ है क्या, एक्चुअल रेंट कहीं पे दिया है, दिख रहा है आप लोगों को,
ये रहा एक्चुअल रेंट। देखो यार, इतना क्वेश्चन हलवा थोड़ी ना देगा कि आपको एक्चुअल रेंट के नाम से देगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। लेट आउट इतने रुपए पर दिया हुआ है, दैट मीन्स यही उसका रेंट है जो रिसीव कर रहा है वो। तो 33,000 पूरे पर एनम मिल रहा है, तो आप इसे दिखाइए कि कितना आपका एक्चुअल रेंट बनेगा। 33,000 इंटू 12 कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करके बता दो। बिल्कुल सही, 3,96,000 आ जाएगा। 3,96,000 आ जाएगा। एंड विच एवर इज़ हायर, तो 3,96,000 इज़ आवर GAV। एंड म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में बोला हुआ था कि 10% म्यूनिसिपल टैक्स है, 10%। तो 10 म्यूनिसिपल टैक्स कितना बन रहा है आपका, इसका 10% आएगा 30,000। भाई 3 लाख का 10% 30,000, और पूरा का पूरा जो है मालिक ने पेड कर दिया है। तो मालिक जितना पेड करता है उतना ही आपको डिडक्शन, इसमें डिडक्शन मतलब रिड्यूस करने को मिलता है। तो 30,000 रुपये आप आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये, 3,60,000 कितना 66 बन रहा है ना, 3,66,000 आपका क्या आ जाएगा, NAV आ जाएगा। ठीक, और अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इसमें 2 डिडक्शन ली जाती हैं। पहली डिडक्शन होती है 24A की, एंड दूसरी डिडक्शन होती है 24B की। तो B के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, बिना वैसे तो हम नहीं घटा सकते। लेकिन A के लिए, अब देखो A के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि उसने अपने घर में खर्चे करे हैं या नहीं करे हैं, वाइट वॉश, रिपेयर, इंश्योरेंस जैसे खर्चे, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा 30% का। 30%, तो कितना, अगर मैं इसे लूँ यहाँ पर तो 30% तो आप आराम से घटा ही लोगे। ये वाली डिडक्शन हर किसी को मिलती है। तो 366 का 30% आया 109,800, और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब इसने लोन वगैरह नहीं लिया, तो घटा के कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2,56,000। अगर मैं HP इनकम कैलकुलेट करने बैठूं तो मेरे पास HP इनकम कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? कई बच्चे पता है कहाँ कंफ्यूज रहते हैं। देखो ये चीज़ मैंने 30% इसका निकाला है और म्यूनिसिपल टैक्स 10% इसका निकाला है। यार दोनों में कन्फ्यूज़न मत पैदा करना, ठीक। कई बार यहाँ 30% निकालते हैं, उसी का निकाल दे रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं। तो ये चीज़ों से बचो। म्यूनिसिपल टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू, एंड द 24A इज़ 30% ऑफ NAV। ये चीज़ें आपको लिखो कहीं पे साइड में, ठीक। तो पहला केस हमने, पहला एग्जाम्पल बड़े अच्छे से कर लिया। ये था हमारा वो पहला एग्जाम्पल। अब हम चलेंगे दूसरा वाला जो पॉइंट था कि कुछ समय के लिए वेकेंट है और कुछ समय के लिए लेट आउट है। मैं कुछ समय के लिए बोल रहा हूँ, कुछ समय कितना है हमें नहीं पता। क्या पता 11 महीने 1 महीने का रेशियो, क्या पता 6 महीने का रेशियो, कुछ भी हो सकता है। क्या पता 1 महीने और 11 महीने का रेशियो, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हमें चीज़ को समझना होगा कि यहाँ पर GAV कैसे निकाला जाएगा। क्या सिंपल ऐसे ही निकाला जाएगा या इसका लिए कुछ है, कुछ नया तरीका? तो इसके लिए कुछ अलग तरीका है GAV कैलकुलेट करने के लिए, या फिर एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, या NAV बोलो, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बता दूं, सेकंड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग इसमें सारे भटक जाते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आप उसे वैसे ही फॉलो करना, बस देखते रहो मैं कैसे इसे करने की आपको बताऊंगा। यहाँ पे केस नंबर 1 हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने नॉर्मल तरीके से GAV कैलकुलेट करा। अब हम ये वाला केस पर आ गए हैं कि भाई हमारे पास कुछ समय के लिए तो किराए पर था और कुछ समय के लिए घर खाली है। खाली मतलब आवाज़ें गूंज रही हैं, कोई नहीं है उसके अंदर, ना हम रह रहे हैं और ना ही किराएदार रह रहे हैं, ठीक। तो ऐसे केस में GAV कैसे निकाला जाएगा वो देखना है हमें। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको खुद से एग्जांपल क्रिएट करके बता रहा हूँ। मान लीजिए म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट वैल्यू है, और विच एवर इज़ हायर आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है, बिल्कुल सही। एंड MFS, ठीक है ना, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करके ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे लोअर, ठीक। एंड देन फिर आप इसको क्या करते हो, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हो। अब थोड़ा ना जरा ध्यान से देखना, एक चीज़ फोकस करना। यहाँ आपकी GAV निकल कर आएगी और GAV हायर लेते हैं, ये हमें पता है। मेरी बात सुनो, ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू थी, ये कहीं ना कहीं कानून की वैल्यू थी। ये कानून की तरफ से एक वैल्यू है। ये कानून ने कहा है कि भैया अपने आजू बाजू पड़ोस की रेंटल वैल्यू ले लो, और ये कानून रेंट कंट्रोल एक्ट से आया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, और ये म्यूनिसिपल वालों से आया हुआ था। तो ये तो एक तरीके की कानूनी वैल्यू है, एक तरीके के डमी फिगर्स हैं, लेकिन असली में जो रेंट है वसूल रहे हो वो AR है। असली में उस घर से जो आप कमाई कर रहे हो वो क्या, वो कौन सी वैल्यू शो कर रही है? वो क्या म्यूनिसिपल वैल्यू शो कर रही है? वो फेयर रेंट वैल्यू शो करती है? वो स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू शो करती है? नहीं, वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड शो करती है। ये वाली वैल्यू बताती है कि आपको असली में उस घर से कितनी कमाई हुई है, ठीक। उस घर की कितनी औकात है, उस घर की कितनी वैल्यू है, वो 3 जगहों से अलग अलग वैल्यू आ रही है। जब आप इन तीनों को कंपेयर कर ले, तो मैं चारों को नहीं बोल रहा, मैं 1, 2 और 3, यानी ये जो लोअर आया लास्ट में,
ये जो इन तीनों का जो निचोड़ आया, निचोड़ा जब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को, तो ये लोअर आया, इसको ना एक्सपेक्टेड रेंट भी कहा जाता है। एक्सपेक्टेड, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्सपेक्टेड रेंट भी कहा जाता है। अब ये क्या हो रहा है कि सरकार क्या कह रही है, मान लो ये हायर लोअर करके एक्सपेक्टेड रेंट आया आपका 4 लाख, थोड़ी देर मानना है ना, 4 लाख आपका क्या आया एक्सपेक्टेड रेंट, यानी लोअर वैल्यू जो है वो 4 लाख आई है। कानून कहता है कि आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस घर से, जो भी आपका घर है, ये मान लीजिए आपने कुछ महीने किराए पर दिया, ये लेट आउट था, एंड देन लास्ट के कुछ महीने पर घर जो है वो खाली था, वेकेंट था, तो आशा की जाती है कि इस घर से कमा लिया जाएगा 4 लाख, यानी ये घर आपको 4 लाख कमा कर देगा। जिस जिस लोकेलिटी में ये घर है उस हिसाब से इस घर से कमाई हो सकती है 4 लाख। लेकिन आपने कितने एक्चुअल रिसीव, आपने कितना एक्चुअल में कमाया, तो आपने मान लो कमाया, आपने कमाया 3 लाख रुपए। नॉर्मली मेरी बात सुनना, आपने कितना कमाया 3 लाख रुपए। क्यों 3 लाख रुपए कमाया, क्यों? आपका कोई रिश्तेदार इस घर में रहता था क्या, जो आपने उससे किराया कम लिया? भाई गवर्नमेंट की नज़र में तो इस घर से कमाया जा सकता है, एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 4 लाख है और आप वसूल रहे हो 3 लाख। तो मतलब यहाँ पर नॉर्मली क्या कहा गया कि भैया हम तो, सरकार कह रही है हम तो हायर पे टैक्स लेंगे हम आपकी जो इनकम मानेंगे वो हायर वाली वैल्यू मानेंगे। आपने बेशक रेंट कम लिया हो, वो आपकी हेडेक है ना भाई, घर तो 4 लाख कमा के दे सकता था, आपने क्यों 3 लाख रुपए लिए? तो हम तो हायर वाली वैल्यू पर टैक्स लेंगे, गवर्नमेंट ने ऐसा सीधा सीधा लॉ बना दिया। लेकिन यहाँ पे मकान मालिक जो था उसने चिल्लाया, उसने बात अपनी रखी कि अरे सर, मतलब गवर्नमेंट को कहा, अरे सर जो ये एक्चुअल रेंट 3 लाख आया है, इसके पीछे वजह ये है कि मुझे इतने महीनों का जो है वो रेंट नहीं मिला। अगर ये इतने महीनों का भी रेंट मिल जाता तो मैं उतना कमा लेता जितना आप सोच रहे थे। मेरी बात फिर से सुनना, गवर्नमेंट कहती है कि इस घर से कमाया जा सकता है 4 लाख, लेकिन आपने कमाया 3 लाख। अब गवर्नमेंट का नॉर्मल रूल क्या है, हायर लोअर एंड हायर। ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो, गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि भाई हमें तो हायर वैल्यू पे टैक्स चाहिए। अगर आप 5 लाख यहाँ पे वसूलते तो आप किस पर टैक्स देते, 4 और 5 विचावर इस हायर, 5 लाख पे जो आपने असली में रिकवर करा है। लेकिन अगर आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 4 लाख बन रहा है और आप कम वसूल रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही है हमें हायर नॉर्मल, वही तरीका जो हमारा नॉर्मली हायर वाली वैल्यू है उस पर टैक्स, यानी 4 लाख आपकी जेबी हो जाएगी। लेकिन आपने वहाँ चिल्लाया, आपने बोला कि अरे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे वैकेंसी की वजह से मेरे पास यहाँ 3 लाख कम आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने सोचा, ध्यान से देखा, गवर्नमेंट ने कहा हाँ यार ये बात तो है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो यार हम आपको ना यहाँ पे एक राहत दे रहे हैं, हम ऐसे केस में आपसे हायर वैल्यू को जीएवी ना मानकर किस वैल्यू को जीएवी माना करेंगे, लोअर वैल्यू को। मतलब क्या रूल बना दिया गवर्नमेंट ने, HLL। कंडीशन देखना जरा, ड्यू टू वैकेंसी, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ड्यू टू मतलब वैकेंसी के कारण, ड्यू टू घर खाली होने के कारण, अगर इफ कंडीशन लग गई, अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, उस केस में आप HLL यूज करके जीएवी कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात सुन ली, इसको कहीं पे लिख लेना आप पहले तो। भाई अगर वैकेंसी के अंदर, वैकेंसी वाले केस में ऐसी कंडीशन हो रही है कि भाई आपका जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और उसके पीछे वजह क्या है, वैकेंसी, तो ऐसे केस में आप HLH ना लेकर HLL लेकर जीएवी कैलकुलेट करेंगे क्लियर है? अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, मतलब घर वेकेंट होने के बावजूद भी आपने ज़्यादा वसूला है, तो नॉर्मल जीएवी जैसे निकलता है, हायर लेकर ही आपको काम करना है। HLL कब करना है, अगर एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और उसके पीछे वजह थी वैकेंसी, तब आपको HLL करना है, अदरवाइज कहीं पे भी HLL नहीं करना है। तो जब भी आपकी क्वेश्चन में वैकेंसी का कोई केस आए तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको होश में आ जाना है, और आपको जीएवी लेते वक्त आपको ये चेक कर लेना है कहीं यार मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम नहीं है, कम तो नहीं है। अगर कम है तो आप लोअर वाली ही वैल्यू लें, कम वाली ही वैल्यू लें और उसी पर आप टैक्स भरेंगे। क्लियर? क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, इसकी फोटो ले लो आप फटाफट से, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे है कि व्हेन HP इज़ लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड इज़ वेकेंट फॉर बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर, देन हाउ टू कैलकुलेट द GAV इफ़ एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई है, एक्चुअली क्लास में लिखने करवाने के लिए होता है, तो यहाँ पे यही चीज़ आप नोट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे टारगेट करते हैं। कहते हैं एज्यूम, मान लो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल सेम यही है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 8 months, जो किराए पर था घर, प्रॉपर्टी जो किराए पर थी वो 8 महीने के लिए थी, एंड इट वॉज वेकेंट फॉर 4 months, और बाकी 4 महीने के लिए क्या थी, खाली हो गई। तो 8 महीने और 4 महीने टोटल हुए 12 महीने। तो शुरू के 8 महीने किराए पर एंड बाद में जो 4 महीने हैं वो है वेकेंट है। तो कैलकुलेट करना है आपको NAV। तो सिंपल सा आप फॉर्मेट बना लो,
जब आप जीएवी पर पहुंचोगे बस ये देख लेना कहीं आपका एक्चुअल रेंट कम तो नहीं है एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर कम हुआ तो आप HLL यूज़ कर लेना। और पहले उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये एक क्वेश्चन जो है कि वैकेंसी वाला है, केस नंबर 2 वाला है? मतलब यहाँ पे केस नंबर 1 तो है नहीं। 1 कब होगा? जब पूरे साल किराए पर होगा। लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया है, डेटा और पहले वाला एग्जाम्पल का लिया है, लेकिन उसने कंडीशन रख दी 8 महीने किराए पर, 4 महीने खाली। तो यानी केस नंबर 2 है। अगर आपको डायग्राम पिक्चर के थ्रू आपको बताऊँ यहाँ पर, तो ये रहा केस नंबर 2। ठीक, तो फटाफट से इसके लिए भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं बना लेता हूँ, आप पॉज करके आप कर सकते हो अगर चाहो तो। क्वेश्चन ये रहा सेम, बस इसमें एक कंडीशन इन्होंने ये डाल दिया 8 और 4 की। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉर्मेट डिज़ाइन कर दिया है। और हालांकि हमें इस क्वेश्चन में NAV कैलकुलेट करना था सिर्फ यहाँ तक, लेकिन मैंने पूरा जो है आपके लिए ड्रॉ कर दिया। इसको छुपा लो थोड़ी देर, तो आप NAV तक ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल फिर भी देख लेते हैं, आगे भी बढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले मैं ये चेक कर लूँ कि क्या सच में इसमें NAV ही कैलकुलेट करना था। यस, इसमें NAV कैलकुलेट करना था, यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, तो फटाफट मुझे बताओ इस घर की जो है म्यूनिसिपल वैल्यू क्या थी। तो डेटा आपको ऊपर वाला ही लेना है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू थी 3 लाख, बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं फटाफट से 3 लाख लिख देता हूँ। और फेयर रेंट क्या था इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फेयर रेंट ऊपर वाले से ले लेंगे हम सारी चीज़ें, 3,60,000। 3,60,000 बिल्कुल सही। एंड व्हाट इज़ द म्यूनिसिपल, सॉरी विच एवर इज़ हायर, तो हायर हो जाएगा आपका 3,60,000। एंड एस आर क्या हो जाएगा? 3,36,000। 3,36,000 एंड विच एवर इज़ लोअर, 3,36,000 विल बी द लोअर। एंड एक्चुअल रेंट कितना है? तो एक्चुअल रेंट 33,000 रुपये हर महीने का है। लेकिन 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 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपने लेट आउट किया है वो कितना है? 8 महीने के लिए। तो 33,000 इंटू 8 करेंगे आप, ये चीज़ इसमें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने जितने महीने किराए पर दिया है उतना ही तो आप एक्चुअल रेंट लेंगे। तो 8 महीने पे किराए पर दिया है तो 8 महीने का एक्चुअल रेंट बनेगा 2,64,000 रुपये। 2,64,000 इज़ योर एक्चुअल रेंट। एंड देखो भाई अब आ गया, तो जीएवी जब आप निकाल रहे हो ना, मैंने यहाँ हायर लिखा है ना लोअर लिखा है, ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। इसको एक्सपेक्टेड रेंट भी कहा जाता है, याद रखना, इसी को एक्सपेक्टेड रेंट कहा जाता है। तो आशा की जाती है, गवर्नमेंट कह रही है कि इस घर से कमाई की जा सकती है हमारे हिसाब से 3,36,000, लेकिन आपने कितना इससे वसूला? 2,64,000। तो गवर्नमेंट कह रही है हमें टैक्स दे दो हायर वैल्यू पे। आपने गलती करी ना, आपने इतना कमाया नहीं उस घर से, हमें तो हायर वैल्यू, जो इस घर की वैल्यू मतलब औकात है कमाने की, उस वैल्यू पे टैक्स करो। तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, रुको सर रुको, यहाँ पर जो है हमारा घर जो है कुछ महीने खाली रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा फिर तो एक काम करो, अगर आपने जो वसूली कम करी है उस घर से, मतलब उस एक्सपेक्टेड रेंट से कम आपने रेंट लिया है और उसके पीछे वजह अगर वैकेंसी की है, तो ऐसे केस में आप लोअर वाला जीएवी ले सकते हो। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे लोअर वाला जीएवी ले लेंगे। कितना? 2,64,000 हमारा क्या हो जाएगा? जीएवी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे चाहो तो आप नोट भी लिख सकते हो कि आपने लोअर वाला जीएवी क्यों लिया। तो आप लिख सकते हो कि ड्यू टू वैकेंसी, इफ एक्चुअल रेंट इज रिसीव्ड लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन जीएवी विल बी हायर लोअर, लोअर ऐसे करके आप ले सकते हैं, या जीएवी विल बी लोअर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, ऐसा करके आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो म्यूनिसिपल टैक्स अगेन वही दोबारा 10% तक इसका, इसी का 30,000 आ जाएगा आपका म्यूनिसिपल टैक्स। आप जैसे इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? NAV आ जाएगा 2,34,000। 2,34,000 आ जाएगा NAV। और अगर हम देखें आपकी अपने सॉल्यूशन में, तो NAV 2,34,000 बिल्कुल सही हमारा आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने NAV कैलकुलेट कर लिया। तो देखो कई बार ना मैं जो फॉर्मेट बनाता हूँ और सीधे डायरेक्टली लेस कर देता हूँ, 24A 24B ऐसे डायरेक्टली लेस कर देता हूँ। तो अभी आगे जाकर जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको फुल फ्लैज अच्छे से फॉर्मेट के साथ करवा दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे अच्छे से फॉर्मेट नीचे वाला तो पोर्शन बढ़िया बनाया है। 24A अगर आगे बढ़ाऊँ क्वेश्चन को, तो 24A 30% कितना आएगा इसका? कैलकुलेट करो, इसी का 30% NAV का 70,200 बिल्कुल सही। ये घट जाएगा, आपको रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। अच्छी बात है, देखो इनकम टैक्स के अंदर घटने को जो मिलता है वो अच्छी बात है ना, आपकी जो इनकम है वो कम होती जाएगी। जैसे म्यूनिसिपल टैक्स आपको घटाने को मिला, वो तभी मिलेगा जब आप कंडीशन पास करेंगे। आपने प्रीवियस ईयर में एज अ ऑनर जितना भी आपने पेड कर दिया वो सारा आप घटा सकते हो। यहाँ पे आप 30%, तो ये सभी के लिए है, चाहे आपने खर्चे करे हो ना करे हो, ये आपके लिए डिटेल है ही नहीं। लोन की जो है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो डायरेक्टली आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1,63,000 जो आपका 1,63,800 आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन हमें इसके नीचे का काम नहीं करना था, हमें सिर्फ कहाँ तक काम करना था? हमें सिर्फ NAV कैलकुलेट करना था। क्लियर है? तो हमने डायरेक्टली कहीं ना कहीं
केस नंबर 1 कर लिया, केस नंबर 2 भी कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि केस नंबर 2 पर एक और क्वेश्चन किया जाए। और अभी हमने एग्जाम्पल 1 यहाँ देखा, 2 हमने ये वाला देख लिया, 3 इसी के नीचे लगभग यहाँ पे लगा हुआ है, सेम वही एग्जाम्पल लिखा था, एज्यूम इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, वही डेटा वही लेने को बोल रहा है। ठीक है, द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 11 मंथ एंड इट वॉज वेकेंट फॉर 1 मंथ। क्या डिफरेंस है इस वाले से अगर मैं बात करूँ, यहाँ 8,4 था और यहाँ पे 11,1 है। फटाफट से करो और देखो क्या आपका NAV 3,33,000 आता है नहीं आता, फटाफट करो, मैं भी करूँगा। तो मैं अलग से कोई फॉर्मेट नहीं बनाने वाला, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लाइन खींच दी और इस तरफ जो है इसी फॉर्मेट को लेते हुए यहाँ पे काम करने लग जाऊँगा। यानी ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो पहले मैंने करा था, और ये जो हो जाएगा अब दूसरा केस, मतलब केस 2 का पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो अगेन भाई सबसे पहले फटाफट से वही म्यूनिसिपल वैल्यू तो 3 लाख सेम है ही। ठीक है, फेयर रेंट 3,60,000 है हमें पता है। ठीक है, एंड विच आवर इज़ हायर अगर हम ले तो 3,60,000 आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट 3,36,000 है, याद है ना आपको सारी चीज़ें वही, बिल्कुल। एंड विच आवर इज़ लोअर आ जाएगा 3,36,000। और एक्चुअल रेंट यहाँ कितना लेंगे, तो वैसे एक्चुअल रेंट पर मंथ है कितना, तो पर मंथ तो एक्चुअल रेंट 33,000 है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लेकिन डेटा तो ये वाला उठाना है ना सारा, तो 33,000। लेकिन कितने महीने आपने किराए पर दिया उसे, 11 महीने, तो 33,000 इंटू 11 अगर मैं करूँ तो 3,63,000 आपका किराया आपने वसूला है उन 11 महीने में, 3,63,000। ठीक है, अब सवाल सबसे पहले उठता है कि क्या इस केस में घर वेकेंट था। हाँ, 1 महीने के लिए वेकेंट था। तो वैकेंसी में मैंने बताया था आपको कि अगर ड्यू टू वैकेंसी, अगर इफ़ एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो लोअर लेना। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट कम है क्या, देखो आशा की जाती है कि इस घर से कमाई हो जाएगी 3,36,000, लेकिन आपने कमा दिया 3,63,000। तो भैया गवर्नमेंट कहती है नॉर्मली रूल यहाँ पे फॉलो करके ना हायर वाले पे चुपचाप से टैक्स भर दो। तो आपकी इनकम कितनी, यानी GAV कितनी मानी जाएगी, 3,63,000 मानी जाएगी। ठीक है, और म्यूनिसिपल टैक्स अगेन वही 30,000 रुपये का रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। जैसे आप यहाँ से 3,000 रुपये 30,000 रुपये घटाओगे तो आपके पास जो NAV निकल कर आएगा 3,33,000 रुपये निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारे आंसर में भी था। क्लियर, इसके आगे जाएंगे तो वही 30% घटा लेना, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, HP इनकम आ जाएगा। क्लियर है, तो आई होप आपको दोनों केस जो हैं वो समझ में आ गए हो। हमने 2 केस यहाँ पे करें अभी। कौन कौन से केस करें, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। इस वीडियो में मैं 2 ही केस बता रहा हूँ, बाकी के जो केस हैं वो अगली वीडियो में बताऊँगा। तो एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई घर है और वो किराए पर है पूरे साल के लिए, तो ऐसे केस में GAV कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल तरीका क्या था, MFS एक्चुअल रेंट हायर लोअर हायर। और अगर आपकी केस में भाई कुछ टाइम के लिए लेट आउट और कुछ टाइम के लिए वेकेंट है, तो आपको होश में आना है GAV लोअर भी हो सकता है, लेकिन वहाँ कंडीशन थी। और कंडीशन क्या थी कि अगर ड्यू टू वैकेंसी के कारण आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो आप जो GAV लेंगे वो लोअर वाली वैल्यू लेंगे, दैट्स इट। ठीक, आगे केस नंबर जो है वो अगली वीडियोस में करवाऊंगा, इस वीडियो में 2 ही केस छोड़ रहा हूँ। प्रैक्टिस कर लेना उन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा से। मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें 24B भी इन्वॉल्व होगा, तो डू नॉट वरी, अभी हम NAV ही कैलकुलेट कर रहे हैं। जब ये केस खत्म हो जाएंगे तो हम बड़े क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिसमें हम पूरा फुल फ्लैज पर काम कर रहे होंगे। अगर ये सब चीज़ें आपको आती हैं, आप वीडियो स्किप मत देखा करो, आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही अटैक मारना। ठीक, एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट में रहेगी जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो आप अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बेस को। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे बाकी बचे हुए जो हमारे केसेस हैं उस पर। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन बटन दबा लो। दोस्तों के साथ शेयर करो यार वीडियो, उनको बताओ कि यहाँ पे वीडियोस बन रही हैं, धीरे धीरे अभी शुरू हो जाएगा काम और तेज़ी से। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में एनर्जी के साथ।